टेस्टिंग पढ़ी थी जाके, जो लास्ट टाइम हमने टेस्टिंग पढ़ी थी उसके बारे में पढ़ा कुछ? कुछ नया मिला होगा। पढ़ा ही नहीं क्या जाके टेस्टिंग के बारे में? टेस्टिंग में कुछ नया तो मिला होगा, मैं छोड़ के गया था कुछ आपके लिए बकाया बीच में से, वो तो मिला होगा कुछ नया। एंड पॉइंट टेस्टिंग जो होती है, मतलब लास्ट में जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? देखो, एक तो यूजर की तरफ से टेस्ट किया जाता है ना, और एक जो है डेवलपर की तरफ से टेस्ट किया जाता है। यूजर की तरफ से कौन सा टेस्ट किया जाता है? उस एंड टेस्टिंग को बोलते क्या है? उन दो के नाम, इसीलिए मैं बोल रहा था तुम्हारे को कि एक बार पढ़ना, पता चलेगा एक नई चीज। ये दो टेस्टिंग है, ठीक है। ये सब फेसेस के भी नोड्स हैं। लास्ट नोड जो होती है ना, वो ये है कि एक होती है अल्फा टेस्टिंग, एक होती है बीटा टेस्टिंग, ठीक है। बीटा टेस्टिंग कौन से एंड पे होती है? यूजर एंड पे होती है, ठीक है। और अल्फा टेस्टिंग कौन से एंड होती है? डेवलपर एंड पे, ठीक है। ये दो टेस्टिंग होती है जो लास्ट नोड होती है किसी भी टेस्टिंग की, अल्फा टेस्टिंग और बेटा टेस्टिंग। जो बेटा वर्जन आता है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके अंदर जो यूजर उसको यूज करता है उसी को बोला जाता है बेटा टेस्टिंग। जो किसके थ्रू होती है? यूजर के थ्रू होती है, एंड यूजर के थ्रू। आपको बताया था कि भाई, जो एक छोटा रूप बनाया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए, कि भाई उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो सके, तो बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ वो क्या करता है, उनके अंदर फीडबैक भी डालता रहता है कि इसके अंदर ये कमी है, या ये टॉपिक ये इसके अंदर नहीं है, या ये फीचर इसके अंदर नहीं है, ये फीचर जो है बेसिक वर्क कर रहा है, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्ड वर्क नहीं कर रहे, वो सारी चीजें डालता है। तो उसके वो क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली टेस्टिंग ही तो हो रही है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू हो रही है? बेटा टेस्टिंग के थ्रू होती है, उसको बेटा टेस्टिंग बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के अंदर कि डेवलपर एंड पे कौन सी टेस्टिंग होती है, ठीक है, यूजर एंड पे कौन सी टेस्टिंग होती है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन कौन सी टेस्टिंग अप्लाई होती है, ठीक है। इससे एमसीक्यूज बनते हैं टेस्टिंग के अंदर। यूएमएल की फुल फॉर्म बताओ। चलो एमसीक्यू। कौन सा राइट है? तीन ही ऑप्शन है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। सारे गलत हो, सारे गलत हो। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है, ध्यान रखना। अच्छा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या है? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना? मतलब प्रोग्रामिंग करने का काम करते हैं हम, उसमें यही होता है। देखो, यूएमएल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यूएमएल जो है सिर्फ विजुअलाइजेशन का काम करती है। जितने भी आप ये करते हो ना, स्ट्रक्चर चार्ट, डीएफडी, सीएफडी, एल्गोरिदम्स बनाना, उनके फ्लो चार्ट्स, जिसको आप कंट्रोल फ्लो डायग्राम बोलते हो, ठीक है, वो सारी चीजें जो होती है वो इसके अंदर होती है, यूएमएल के अंदर, ठीक है। तो यूएमएल जो है वो क्या है? ए बेसिक प्रोसेस फॉर प्रोजेक्ट विजुअलाइजेशन। सिर्फ प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए हम यूएमएल का यूज लेते हैं, और कोई यूज नहीं है यूएमएल का, ठीक है। बेसिक यूज जो है वो यही है, बेसिक प्रोसेस फॉर प्रोजेक्ट विजुअलाइजेशन। प्रोजेक्ट के जितने भी फेजेस है, जो स्टार्टिंग फेजेस होते हैं, उनको विजुअलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूएमएल का यूज करते हैं। और यूएमएल बनाई किसने थी? रेशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। रेशनल सॉफ्टवेयर कंसेप्ट नाम से कंपनी थी, उसने यूएमएल बनाया था, ठीक है। रेशनल, रिलेशनल नहीं, रेशनल, RATIONAL, रेशनल सॉफ्टवेयर कंसेप्ट। 1990,
ठीक है। फिर 1996 के अंदर इसको आईएसओ ने ग्रैब कर लिया था, ठीक है, मतलब अधीन कर लिया था, ठीक है, आईओसी ने 1996 के अंदर इसको अधीन कर लिया था। और जो यूएमएल है वो किन चीजों से मिलके बनी है वो भी बता देता हूं मैं आपको। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग डिजाइन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो आप ऊप्स यूज करते हो, ठीक है, कंसेप्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट मॉडलिंग डिजाइन, ठीक है, इन दो चीजों से मिलके बनी है। जो पीसीडीओ कोड है ना, वो एक तरह का यूएमएल है। पीसीडीओ कोड पता है ना क्या होता है? एल्गोरिदम से पीसीडीओ कोड बनता है, पता है? एल्गोरिदम जो होती है वो एक ह्यूमन लैंग्वेज होती है, पीसीडीओ कोड जो होता है ह्यूमन प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है। तो जो पीसीडीओ कोड है वो एक तरह का यूएमएल है, ठीक है, जिसके अंदर आप पूरा स्ट्रक्चर शो करते हो, कैसे फ्लो हो रहा है। यूएमएल कोड के अंदर ही जो पीसीडीओ कोड होता है उसी में आप बताते हो ना हर एक एल्गोरिदम। देन फिर जो आधा प्रोग्रामिंग आधा ह्यूमन लैंग्वेज जिसके अंदर लिखा जाता है वो यूएमएल होता है, ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, बाकी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए या जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए जो भी आप मॉडल यूज करते हो, उन्हीं मॉडल्स के फेजेस जो है इसके अंदर रिपीट होते हैं यूएमएल के अंदर। लेकिन सिर्फ कौन से मॉडल रिपीट होंगे, सिर्फ कौन से वाले प्रोसेस रिपीट होंगे? और एनालिसिस, बस। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे यूएमएल का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। फिर बाकी जो दूसरे डिजाइनिंग मॉडल्स है जो एसडीएलसी के अंदर आते हैं, सिर्फ वही काम करते हैं। जो फिजिबिलिटी स्टडी और एनालिसिस के अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं, आप जो भी यूज करते हो, क्वेश्चनरी यूज करते हो, क्वेश्चनरी के बारे में पता किया? क्वेश्चनरी क्या होती है? डेटा डिक्शनरी। ये जो बेसिक स्टेप्स है यही हम जो है यूएमएल के अंदर फॉलो करते हैं, इससे ज्यादा कोई स्टेप फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि ये सारे स्टेप्स किसमें काउंट होते हैं? एनालिसिस और फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर काउंट होते हैं। ये पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिबिलिटी स्टडी आपको कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन एनालिसिस आपको वहां पे करना है, ठीक है। एनालिसिस जो है वो फिजिबिलिटी को भी कंटेन करता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। हालांकि दोनों में फर्क है, लेकिन जो एनालिसिस है, फिजिबिलिटी जो है वो एनालिसिस का सब पार्ट माना जाता है, ठीक है। कुछ जगह इसको अलग से भी दिखाया जाता है। ये क्लियर है? लिख लिया सबने चीज? एनालिस्ट के थ्रू कौन सा वाला जो फेज है वो कंडक्ट किया जाता है? कंडक्ट का मतलब समझते हो ना, कि कौन सा वाला फेज जो है वो एनालिसिस्ट करता है इनमें से? एनालिसिस्ट जो है वो इनमें से कौन से वाले फेज को कंडक्ट करता है, कौन से वाले फेज को एग्जीक्यूट करता है? उसका काम इनमें से कौन सा है एनालिसिस्ट का? डिजाइनिंग है? किसी ने टेस्टिंग बोला था? टेस्टिंग एनालिसिस्ट का रोल नहीं है, टेस्टर का रोल होता है। जो टेस्टिंग एनालिसिस्ट होता है वो अलग है, जिसको क्यूए एनालिसिस्ट भी बोलते हैं, क्यू क्यूटी एनालिसिस्ट, क्यूए एनालिसिस्ट भी बोलते हैं और क्यूटी एनालिसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी एनालिसिस टेस्टिंग, ठीक है। इन दोनों को टेस्टर बोला जाता है, ठीक है, जो मशीन लर्निंग से आता है।
एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पढ़ता है, जिसने एमसीए करी उसको पता है कि टेस्टर कौन होता है। जो मशीन लर्निंग पढ़ के आता है, ठीक है, ब्लॉकचेन वगैरह, वही जो है टेस्टर बनता है। तो क्वालिटी एनालिसिस्ट और क्वालिटी टेस्टर ये दोनों एक ही चीज होती है। और जो एनालिसिस्ट होता है वो अलग होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको क्वालिटी एनालिसिस दिख रहा है वहां पे तो आपको टेस्टिंग चूज करना है। जहाँ पे सिर्फ एनालिसिस दिख रहा है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है भापने का काम करेगा कि काम क्या हो रहा है कंपनी में, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ला के देगा। किसी भी कंपनी में जो लीड्स आती है वो कौन लाके देता है, एनालिसिस्ट ही लाके देता है, ठीक है। एनालिसिस्ट का इतना सा काम है कि वो लीड्स लाके देगा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको लाके देगा, आपका काम है बनाने का, ठीक है। फिर बना के भी आप उसी को दोगे, वही इंप्लीमेंट करके आएगा। तो उसकी जो फेजेस है वो कौन कौन से हैं, एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन, ये दो चीजें हैं बस, ठीक है। तो एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन ही जो होता है सिर्फ एनालिसिस के एनालिस्ट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। उसके अलावा जो बाकी फेजेस है, डिजाइनिंग कौन करता है, डिजाइनर, ठीक है। टेस्टिंग टेस्टर करता है आपका, एंड यूजर पे है तो एंड यूजर करेगा। मेंटेनेंस कौन करता है, टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है, कोई भी टॉपिक कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, एसडीएलसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे टॉप टू डाउन अप्रोच, अब जैसे क्वेश्चन है, क्वालिटी एनालिसिस जो होता है वो भी टेस्टर ही होता है। वो क्वालिटी एनालाइज करने का काम करता है। क्वालिटी एनालाइज कौन करता है, टेस्टर ही तो करता है। भाई जो भी प्रोडक्ट बनता है किसी भी कंपनी के अंदर दो पोस्ट होती है, या तो क्यूए मिलेगी या क्यूटी मिलेगी, ठीक है। क्वालिटी एनालिस्ट या क्वालिटी टेस्टर, ठीक है, दोनों का काम एक ही है, टेस्टिंग करने का। दोनों टेस्टिंग करने का ही काम करेंगे। जो एनालिसिस्ट होता है, अब एनालिसिस्ट के कई रोल है कंपनी के अंदर। एनालिसिस्ट को एचआर भी बोला जा सकता है, ठीक है। एनालिसिस्ट डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो आपको डील्स ला के देगा, उसको नहीं पता क्या टेस्टिंग है क्या नहीं है, नहीं, उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स ला के देनी है जो अपनी कंपनी के लिए सूटेबल है, जो अपनी कंपनी काम कर सकती है। बस वो एनालिसिस्ट होता है तुम्हारा, ठीक है। वाटरफॉल, इसको लिख लो। और रिकर्जन पे कौन सा काम करता है, रिकर्जन, रिकर्जन पता है ना, भाई घूम के वापस उसी चीज पे आएगा, ठीक है, तो वो स्पाइरल होता है। तो टॉप टू डाउन अप्रोच और रिकर्जन, दोनों का क्वेश्चन लिख लेना। रिकर्जन और टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप टू डाउन जो वाटरफॉल मॉडल है वो कौन से वाले उसके लिए सूटेबल रहता है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा सूटेबल है, स्पाइरल, स्पाइरल या प्रोटोटाइप, ठीक है। अब प्रोटोटाइप के अंदर कई हैं, रेड भी है, जेड भी है, कई सारे मॉडल्स है प्रोटोटाइप के अंदर। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रेडियो एनालिसिस डेवलपमेंट, रैपिड एनालिसिस डेवलपमेंट, कौन सा है,
कौन बोलता है रैपिड एप्लीकेशन? सही है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही होता है, कई बार बोल चुका हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर, 1 सेकंड पहले ही बोला है कि जो प्रोटोटाइप मॉडल होते हैं वो रेड और जेड होते हैं, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स जरूर याद कर लेना, मेथोडोलॉजी याद कर लेना, ठीक है। पांच ऑप्शन है। विच वन इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच? स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, बी एंड सी, नन ऑफ दीज। कैसे? हाँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, दो तरह की अप्रोच होती है, कौन कौन सी? एक तो स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कुछ भी बोल रहा है। नहीं, कौन अप्रोचेस कौन कौन सी होती है? किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की दो अप्रोचेस होती है, एक तो होती है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के कौन कौन से फेजेस है? बेसिक 3 फेजेस है, कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जैसे अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो उसमें बस स्ट्रक्चर ऐड करना है, एनालिसिस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, बस। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हो तो वहां पे बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐड करना है, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, ये 3 फेजेस है, ठीक है। तो इन 3 फेजेस में से अगर कुछ भी पूछ लेता है तो आप इजीली बता सकते हो। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन और करता हूँ। दो ही ऑप्शन है। कौन सा वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन के लिए? बी, सीम टूल, ठीक है। अच्छा, केस टूल क्या होता है? ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल, ठीक है। केस टूल होता है, बेसिकली ये दो ही टूल फॉलो किए जाते हैं, इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। ये अप्रोचेज है नॉर्मल किसी भी डिप्लॉयमेंट को परफॉर्म करने के लिए काम आती है, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। डिप्लॉयमेंट, ये दो टूल काम आते हैं, कोई भी एक टूल हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। अगर डायनामिक प्रोजेक्ट है तो केस टूल काम में लेंगे, स्टैटिक प्रोजेक्ट तो सीम टूल काम में लेंगे, ठीक है। डायनामिक के लिए केस आता है और स्टैटिक के लिए सीम आता है, ये भी लिख लेना, स्टैटिक प्रोजेक्ट और डायनामिक प्रोजेक्ट। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल, ठीक है। पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये डेप्थ नहीं है, डेप्थ तो बहुत
बहुत बुरी वाली डेप्थ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। मतलब इतनी सारी टर्म्स है, उसमें नेटवर्किंग भी आ जाएगी, ओएसआई मॉडल भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपने को अपन उतनी डेप्थ में नहीं है अभी, अपन बिल्कुल बेसिक पे है। इसीलिए मैंने आपको बुक प्रीफर की थी। उसके अंदर ये सब मिलेगा आपको, कुछ भी मतलब कुछ भी बाहर का नहीं है, सब उसी में है और सब आपके कोर्स में है, कुछ भी बाहर से नहीं है। और मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप देखे हैं ना, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, केस टूल क्या होता है, सीम टूल क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, बेटा टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, बेटा टेस्टिंग जो है कौन से वाले सॉफ्टवेयर वर्जन पे की जाती है? मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो बेटा टेस्टिंग है वो कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन से रिलेटेड है? एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले बेटा वर्जन से, ठीक है, बेटा वर्जन से रिलेटेड होती है। जो बेटा टेस्टिंग है वो रिलेटेड है बेटा वर्जन से, ठीक है ना। बेटा वर्जन, जो सॉफ्टवेयर आते हैं ना जितने भी, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से दिए जाते हैं आपको, ताकि आप अपने लो कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस के अंदर उनको रन करा के अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट कर सके। ठीक है। लो कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस के अंदर अपनी बेसिक नीड कंप्लीट कर सके उसको चला के, और कुछ नहीं है। बाकी बेटा, जो बेटा वर्जन होता है वो सिर्फ इसीलिए दिया जाता है, टेस्टिंग पर्पज से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नोट्स मिल गए? दे दिए हैं मैंने, मिल जाएंगे। तो आपको अभी तक कोई मटेरियल थोड़ी मिला है ना, तो वो सारा कंबाइन होके ही मिलेगा आई थिंक। ठीक है। हो सकता है उसके बाद मिल जाए, टीचर की तैयारी करने के लिए। कुछ हो सकता। अरे पहले ही मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है। हाँ आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। मेरी भी यही, ये ये बहुत कंफ्यूज है तुमको, लगता है ये बहुत वो है, बाकी ये खुद में बहुत कंफ्यूज है, इसने सब किया हुआ है, इसने सारी कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, कौन सी चाहिए तुम्हारे को? तुम उसको बोलो ना नर्स बन जा, ये भर देगा, क्वालिफाइड है ये उसके लिए, सारे कोर्स किए हुए हैं इसने। ये एनालिसिस्ट के रोल के लिए परफेक्ट है, सब आता है इसको। कौन सा वाला करेक्ट फेज है? एक ऑप्शन और दे देता हूँ चलो। कौन सा करेक्ट फेज है एसडीएलसी के अकॉर्डिंग? टेस्टिंग सपोर्ट नहीं है? अब तुम क्या यही मात खाते हो? पढ़ते तो पता चलता। सॉरी। गलत बोल रहा हूँ क्या? बताओ। मेंटेनेंस को सपोर्ट बोला जाता है, डिप्लॉयमेंट को इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है। कई जगह डिप्लॉयमेंट मिलेगा, कई जगह इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। ठीक है। ये तीनों फेज जो है वो एसडीएलसी के अंदर आते हैं। आप टेस्टिंग नाम चेंज कर दिया तो टेस्टिंग समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ नेट पे चेक करो, अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, पता चलेगा। ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश टीचर वैकेंसी देखोगे ना कंप्यूटर साइंस की, तो पता चलेगा, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। हालांकि काम कहीं नहीं आते कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। ये बता देता हूँ। पढ़ाना आपको 10वीं तक के बच्चों को ही है। ठीक है ना। अब बच्चों, क्या देखना है? टॉम एंड जेरी।
और सच में ऐसा ही होता है। आप बच्चों को नहीं बताओगे कि आप उसको क्या पढ़ाओगे, बच्चा बोलेगा सर ये पढ़ाओ। ऐसा होता है। लिख लिया क्वेश्चन? फंडामेंटल राइट कौन सा है? फंडामेंटल राइट का मतलब समझते हो ना? सबसे पहले जो स्टेप पूरी होती है वो कौन सी होती है इनमें से? फैक्ट गैदरिंग। फैक्ट गैदरिंग जो होती है वो सबसे पहले होती है, उसके बाद में आप सारे काम करते हो। ठीक है। तो फैक्ट गैदरिंग जो है वो फंडामेंटल राइट है किसी भी एसडीएलसी का या किसी भी फिजिबिलिटी स्टडी का। फैक्ट गैदरिंग समझते हो ना क्या होता है? फैक्ट गैदरिंग का मतलब क्या है कि जो प्रोजेक्ट आपके पास में आया है उसके बारे में जितनी नॉलेज आप ले सकते हो मार्केट से, कि भाई प्रीवियस नॉलेज है, मॉडिफाइड नॉलेज है, जो भी है, ठीक है, या न्यू है, वो सारे फैक्ट्स जो है आप गैदर करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाते हो। उस रिपोर्ट को बोला जाता है स्ट्रक्चर चार्ट। लिख लिया? कौन सी वाली थिंग जो है वो टेक्निकल टर्म्स को जो है स्टोर करने का काम करती है? टेक्निकल टर्म मतलब जो प्रोजेक्ट के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती है ना, जैसे कि विंडो की आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, आपके प्रोजेक्ट से की जो स्पेसिफाइड कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई मेरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मेरे को इतनी रैम लगेगी, इतनी रोम लगेगी, या जिस सिस्टम के अंदर ये बनाया गया है वो, तो वो कौन से वाले थिंग के अंदर स्टोर होती है? स्ट्रक्चर चार्ट, फीडबैक फॉर्म, डेटा डिक्शनरी, नन ऑफ दीज। कौन बोला डेटा डिक्शनरी? सही है। ठीक है, डेटा डिक्शनरी के अंदर ही जो होता है जितनी भी टेक्निकल टर्म्स होती है वो सारी स्टोर होती है। लाइक आपकी सिस्टम से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, नीडेड कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, उसके अलावा जो सिस्टम सपोर्ट आपको चाहिए वो कौन कौन से लैंग्वेजेस के अंदर यूज हुई है, होता है कि नहीं होता है? आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, उसमें लिखा हुआ होता है डेटा डिक्शनरी। उसके अंदर पूरी टर्म्स लिखी हुई होती है कि कौन कौन सी जो है टेक्नोलॉजीज का यूज लिया गया है इस सिस्टम को बनाने के लिए। लिख लिया? लिख लो उसको फटाफट। किसी को अगर वो बुक नहीं मिल रही है ना, तो उसकी फोटोकॉपी करा लो। बहुत छोटी सी बुक है, पार्थ पब्लिकेशन की भी आती है। बताओ तो, पढ़ा होगा पार्थ से? पार्थ पब्लिकेशन भी ले सकते हो, सीबीएच भी ले सकते हो, दोनों में नहीं है ना, सीबीएच की है तो पार्थ ले लो। पार्थ की मिल जाए। पार्थ की भी नहीं है? तुम्हारे पास होगी। हाँ तो सर्कुलेट कर दो, फोटोकॉपी करा लेंगे। इतना कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। और सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, वो सबसे बड़ा फायदा है। जगह जगह गूगल पे ढूंढते फिरोगे, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, उससे अच्छा एक जगह मिल जाए।
क्या नाम था? कौन सा वाला टर्म जो है प्रोसेस और कंट्रोल फ्लो को जो है स्टोर करने का काम करता है, दिखाने का काम करता है? मतलब कंट्रोल फ्लो भी दिखाएगा और डेटा फ्लो भी दिखाएगा, किस तरफ डेटा है, कहाँ है, कैसे स्टोर हो रहा है, कौन सी थिंग के अंदर स्टोर हो रहा है। नहीं, डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी जो होता है वो तुम्हारे कंट्रोल को और डेटा को दोनों के फ्लो को शो कराने का काम करता है। दोनों चीजों को शो कराने का काम करेगा कि डेटा किस तरफ मूव हो रहा है, कौन से वाले ब्लॉक के अंदर जा रहा है, कौन सी एंटिटी के अंदर जा रहा है, कौन सी इंटीग्रिटी उसको स्टोर करी। एंटिटी इंटीग्रिटी समझते हो ना, अगर डेटाबेस पढ़ा है तो एंटिटी इंटीग्रिटी के बारे में पता होगा। नहीं पता क्या? डेटाबेस पढ़ा है तो एंटिटी इंटीग्रिटी कार्डिनलिटी डिग्री इन सब के बारे में पता होगा। तो एंटिटी क्या होती है? अरे टेबल का नाम होता है एंटिटी। कुछ भी स्मॉल स्मॉल कुछ भी बोल रहे हो यार। टेबल का जो नेम होता है उसको एंटिटी बोला जाता है। एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की बना सकते हैं? किसने बोला? एक टेबल के अंदर आप मैक्सिमम 32 प्राइमरी कीज बना सकते हो। पता है आपको? एक टेबल के अंदर। और अगर एक से ज्यादा प्राइमरी की अगर टेबल, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। एक से ज्यादा प्राइमरी की अगर किसी टेबल के अंदर बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक प्राइमरी की बनती है तो उसको प्राइमरी की बोलते हैं, एक से ज्यादा प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की के अलावा जो जितने भी कॉलम्स बचते हैं उन सबको क्या बोला था अभी इन्होंने? कैंडिडेट की बोलते हैं, ठीक है। और फॉरेन की क्या होती है? एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की बनाई जाती है, उसी कॉलम को दूसरी टेबल के अंदर फॉरेन की बना देते हैं, तो वो उसको फॉरेन की बोलते हैं। प्राइमरी की के अंदर रिपीटेशन नहीं होता है, फॉरेन की के अंदर रिपीटेशन होता है, ठीक है। लेकिन वहां भी नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और जिस टेबल के अंदर फॉरेन की बनाते हैं क्या उसके अंदर प्राइमरी की भी बना सकते हैं क्या? जिस टेबल के अंदर सपोज एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है, और एक क्लास नाम की टेबल है। अगर यहाँ मैंने प्राइमरी की बनाई है, जिस कॉलम को सपोज रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया, और यहीं मैंने रोल नंबर को फॉरेन की बनाया, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पे किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बना सकता हूँ क्या? बना सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है भाई। किसी भी मोबाइल, कोई बेसिक डीबीएमएस का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लोगे ना, तो वहां भी ये चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक प्राइमरी की कितना डेटा स्टोर कर सकती है? 900 बाइट्स। थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, जो आप पता करोगे तो, देखोगे तो पता चलेगा। आप सब गूगल से पढ़ रहे हो? देखो बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, ठीक है। अगर आप इंस्टॉल करोगे ना तो उसमें सब कुछ है। मेरे पास है बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी, जैसे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी शो करती है, जैसे कि इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी है, नेटवर्किंग के लिए भी है, और डीबीएमएस के लिए भी है, ठीक है। सब कुछ है उनमें, सब कुछ की क्या। अच्छा एक, कैन वी मॉडिफाई एन प्राइमरी की? क्या प्राइमरी की को मॉडिफाई किया जा सकता है क्या? मॉडिफाई किसके थ्रू करते हैं? जब डेटा में मॉडिफिकेशन करते हैं तो कौन से वाली कमांड के थ्रू करते हैं? अल्टर। अल्टर, ठीक है। अल्टर अपडेट नहीं होता, या तो अल्टर ऐड होगा या अल्टर मॉडिफाई होगा। दो ही कांस्टेंट चलते हैं, ऐड और मॉडिफाई, ठीक है। तो क्या प्राइमरी की को अल्टर में यूज किया जा सकता है क्या? अगर आप प्राइमरी की लगाना भूल गए, आप प्राइमरी की लगाना
भूल गए, तो क्या आप प्राइमरी की लगा सकते हो क्या टेबल में बाद में? बनाने के आपने टेबल क्रिएट कर दी, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, डीएससी लगा के सब पता कर लिया, तो क्या आप प्राइमरी की बाद में बना सकते हो? अगर टेबल आपकी क्रिएट हो गया, अगर उसका स्कीमा क्रिएट हो गया, तो उसके बाद में क्या आप वो बना सकते हो प्राइमरी की? बना सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू? अल्टर के थ्रू। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है, फिर मॉडिफाई, फिर उसके बाद में आपका कॉलम नेम सेट एज प्राइमरी की बन जाएगा, ठीक है। तो अल्टर के थ्रू आप सारे काम कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो अल्टर में। ये बता देता हूँ, अगर आप प्राइमरी की हटाना चाहते हो तो अल्टर के थ्रू ड्रॉप भी की जा सकती है। अल्टर के अंदर ड्रॉप कमांड लगा के आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की को हटा भी सकते हो। ये सब मैंने कोई बुक से नहीं पढ़ा, ये सब मैंने उस बेसिक एप्लीकेशन से पढ़ा है। कौन सी?